वालिद साहब हमारे फ़ौत हुए 2007 में, तो मेरे सगे बड़े भाइयों ने जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया, सारी गाड़ी भी थी। मुझे और मेरी 90 साल की वालदा हैं माजूर, उनको घर से निकाल दिया धक्के दे के, 3 बहनों को और मुझे गालियाँ दे के। सारी दुनिया ने देखा। कोई क्या नाम है भाई का? तारिक अफजल ख़ान उसका नाम है, और वो पुलिस में था पहले रावलपिंडी में। अभी आप उसका रिकॉर्ड अगर उठा कर देखें तो सारी आपको उसमें रेड इंक मिलेगी, कहीं भी उसके वो आपको अच्छा नहीं। और उसकी कुछ FIRs भी हैं पुलिस में जब वो था, रंडीबाजी की, शराब की और इस तरह की रिश्वत की, जी वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। फिर 18 साल जब सर केस चला तो कानून के मुताबिक जो फ़ैसला होना था वो हमारे हक़ में हुआ, जो हमारा हक़ बनता था। तो उसको मतलब उसने कह दिया कि मैंने इस फ़ैसले को नहीं मानना। उसने फिर उस फ़ैसले को हवा में उड़ा दिया। पुलिस उसके साथ चूँकि मिली हुई थी, वो आए, हमारी प्रॉपर्टी पे कमीशन आया, उन्होंने बस निशानात लगाए। और एक जो बीच में है साबका कौंसलर है हज़रत क़य्यूम, उसने अदालत में बयान दिया कि ये जो निशानात अदालत ने दिए इसके ऊपर दीवार लगा कर देना मेरी ज़िम्मेदारी है। फिर आज तक उसको अदालत ने नहीं पूछा कि जो ज़िम्मेदारी तुमने उठाई थी उस पर निशानात जो लगे, दीवार कहाँ पर कायम हुई, तुम गए वहाँ पे, उस फैमिली से तुमने कुछ रब्ता किया, वो भी सर नहीं हुआ। फिर इसी दौरान सर जब केस हमारे हक़ में हुआ जायदाद का, तो इस बंदे का जो है वो दिमाग ठीक नहीं है, इसके पीछे इसकी बीवी का हाथ है, जो कि बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है तो मेरी भाभी, लेकिन वो अच्छी फैमिली से नहीं है। अब मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता इस चैनल पे, आप समझ जाएंगे। उसका भाई भी अभी भी पिंडी पुलिस में है और शायद मेरे ख़्याल से पीर वदाई थाना में लगा हुआ है। तो उनका पूरा था। हम लोग जा रहे थे यूँ ही, आगे मेरी बहन और बहनोई जा रहे थे, काफ़ी फासला था, मतलब मैं उनके पीछे जा रहा था। तो ये एकदम से आगे चौक में आए, ये रास्ता रख के बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पे। इनके पास 3 बंदे थे फायर करने वाले। मेरा भाई तारिक अफजल था, कामरान सफदर था इसका साला, और एक नामालूम पठान था। तो वो एकदम ये सामने से आए, उन्होंने फ़ायर खोल दिया मेरी आंखों के सामने, और मेरी सिस्टर भी दूसरी साथ थी मेरे, जो इसके चश्मदीद गवाह हैं हम लोग। इन्होंने फ़ायर किया, सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी हो गई अपने खाविंद के कि तुम इनको जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, मेरे खाविंद को कुछ मत कहो। लेकिन उस जालिम ने नहीं माना, उसने पहले बहन को फ़ायर मारे, वो जब उसकी टांगें टूट गई नीचे गिरी, फिर बहनोई को मारे। वो हार्ट पेशेंट था, वो मौके पर ही फ़ौत हो गया। और उनका जो बच्चा था साथ, वो भाग के उसने जान बचा ली। जितनी देर में मैं इनको गालियाँ देता वो भागे इनकी तरफ लपका इनको पकड़ने के लिए, उतनी देर में ये ऐसे यूँ मोटरसाइकिल पे बैठ के भागे। और इनको भगाने में हज़रत पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। जहाँ जो बेसिक चीज़ समझ आई है, इनको जुडिशरी ने तो इंसाफ दे दिया, इनको अब जो इनकी शिकायत है पुलिस से है, ऐसे ही बिलाल अफजल साहब, आपको जो शिकायत है वो पुलिस से, जुडिशरी से भी है जी, आपने किया। देखें वो जो दूसरा आपका भाइयों ने जो किया, वो तो उनका वो तो एक अल्लाह उनसे पूछे। लेकिन पुलिस का IG पंजाब साहब से मैं यही कहूँगा कि देखें जुल्म तो पूरे पंजाब में बहुत हो रहे हैं, हाईलाइट नहीं होते। हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। आप पूरी इनकी इंक्वायरी करें, शफाफ इंक्वायरी करें। जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो उसको तहकीक इंक्वायरी करके और इनको एक इंसाफ दिया जाए। मैं तो यही कहूँगा IG पंजाब साहब से, रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ मिले। बाकी सारी पुलिस का आप वो ठीक भी हैं, लेकिन इनका बुनियादी इशू जो IG पंजाब साहब है, इनका इशू आपके डिपार्टमेंट से है, तो इनको रिलीफ दिया जाए। चौधरी साहब, गुजारिश है कि उस भाई ने अपने बहनोई को कत्ल कर देना, बहन को माजूर कर देना, और जायदाद की खातर भाइयों के साथ इतनी बड़ी निज़ाम करना, क्या ये कोई कानून है या कोई कानून इजाज़त देता है? देखिए कानून तो मुतय्यन है, कानून तो हर जगह पे, कानून कहाँ पे इजाज़त देगा? ये तो हमारे अंदर शैतानियत आ जाती है। ये जो फितना, ज़मीन जायदाद, ये तो बोल दिया गया है। ये वो शैतान जब हैवी हो जाता है तो वो उस वक्त ये वाक़यात होते हैं। लेकिन बहुत बुरा वाक़या हुआ, भाइयों के साथ सुना था, लेकिन 90 साल की वालदा को मारना, ये एक माशराब और ज़मीर नहीं इजाज़त देता है। तो इससे आगे क्या कहूँगा? कानून तो बन गए हुए हैं, लेकिन कानून पे इम्प्लीमेंट कौन करवाए? जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा, वो कानून इम्प्लीमेंट करवा देता है। खुले अल्फाज में आपको बोलूँगा कि यार ये कानून, फिर इनके बकौल इनके केस में तो कानून बिका है। तो सर गरीब का क्या होगा? आप ये मुझे बताएं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे, हम लोग बैठे हुए हैं, ताकतवर आए हमारे साथ जो मर्जी करके चला जाए। देखिए ताकतवर यही है ना, गरीब के पास कुछ भी नहीं है। गरीब तो, ताकतवर तो यही चाहता है कि यार ये इस पैसे तबके को मज़ीद पिसा जाए और ये हमारे ग़ुलाम बन के रहें, और अपने वसाइल इस्तेमाल करते हैं। अगर ये इनके कोई तल्लुकात होते, ये बहुत ज़्यादा पैसे लगा लेते ऊपर लेवल पे, तो इनका भी काम हो जाता। तो इन शॉर्ट के पैसे का कानून है, वैसे कानून नहीं है, पैसे से ही कानून है। लेकिन ज़ोर वाले को लगाम देने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है ये कैमरा। इस कैमरे से कहीं बच के नहीं जा सकता।
अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो मेरा दूसरा भाई दिखाएगा। इस कैमरे की नज़र से आप बच नहीं सकते। बिलाल साहब, अब ये मुझे बताएं, क्या आपने इस निगरान गवर्नमेंट की तरफ से आपने कोई रिव्यू किया? जैसे ये वज़ीर दाखिला साहब सरफराज बुख्ती साहब आए हैं, आपने इनकी वीडियो भी देखी है कि ये रात को 2-2 बजे, आज रात को भी ऐसे ऐसे महकमों में जाके ये छापे लगाते हैं कि किसी को पता ही नहीं होता है, और एक जानदार वज़ीर दाखिला आया है। ठीक है जी, आप क्या समझते हैं कि अगर आप इसके पास जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, अगर मुझे इंसाफ की उम्मीद हुई तो मैं ज़रूर जाना पसंद करूँगा। और हम तो पाकिस्तानी ऐसे अल्लाह के नेक बंदों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारी फरियादें सुने, हमें इंसाफ दें। हमें और क्या चाहिए? भूखा क्या चाहता है? भूखे को रोटी चाहिए, भूखे को और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं। और सर मैंने हर जगह एप्लीकेशन, मेरे बहनोई जो मकतूल हैं उन्होंने दी। अमेरिका से, वो अमेरिकन सिटीज़न थे, वहाँ से उन्होंने उस वक्त के आईजी पंजाब जो थे उनको एप्लीकेशन भेजी। उस वक्त जो इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस साहब थे उनको 2 एप्लीकेशन भेजी। उस वक्त जो अटक DPO के ऑफिस में बैठा था जो शख्स, उसको भेजी। DSP जो है हज़रों का उस वक्त था अकबर अब्बास शाह, इस तरह को नाम था, उसके पास गए। हर जगह की। मेरे साथ के बाद नहीं की? नहीं सर, उनके साथ रब्ता नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि जिस कंडीशन से इस वक्त मैं या मेरी फैमिली गुजर गई है। मैं मासूमाना सा एक सवाल है मेरा, मैं सारे देखने वालों से, जो इदारे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहा है, जो देख रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, जब एक फैमिली में कत्ल हो जाता है, उसके हाथ पाँव बांध कर आप उसको घर में डाल देते, पुलिस उसका इंसाफ नहीं देती, उसके गवाहों को पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना, ना कि उनको डराना। हमें घर में कैद कर दिया गया। ये बात मैं आज बता रहा हूँ चैनल्स पे। शुरू में मेरे भांजे को और मुझे और हम लोगों को घर में कैद कर दिए गए, जिसमें मेन किरदार उस वक्त के तफ्तीशी सजाद नकवी का था, जिसने FIR भी काटी थी और जो सारिस में वो था केस को गंदा करने में। तो उसने हमें डराया। मेरी जो दूसरी सिस्टर हैं, जो इसकी चशमदीद गवाह थी कत्ल की, उनको इस कदर डराया क्योंकि वो भी एक बेवा हैं, उनका भी बेटा कोई नहीं, उनकी एक ही बेटी और छोटे छोटे 3 नवास हैं। उनको कहता था कि तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लेंगे, अगर तुम अदालत गई मार डालेंगे, ये कर देंगे। मेरी बहन को जो मुद्दई है इस केस की, उनको कहते थे कि तुम्हारा भाई ऐसे तो फिरता रहे, हम कुछ नहीं कहते, अगर अदालत गया ये गवाही देने तो फिर ये वापस ज़िंदा नहीं आएगा। फिर आप मुझे बताएं, एक औरत जिसका सुहाग उसके सामने छीन लिया गया, जो हमेशा के लिए पागल हो गई, इंसाफ मांग के, यूँ वीडियो में लोगों ने देखा है। सोकी TV पे उसकी वीडियो चली, आपके चैनल पे चली, सब मुझे नहीं याद अब किस पे चली। वो यूँ हाथ जोड़ के जज से इंसाफ मांग रही है कि मुझे इंसाफ दें। किसी जज ने उसको इंसान नहीं समझा। ये मुल्क है, किसी की माँ बहन हमारी माँ बहन है। इस मुल्क की जो माएँ बहनें हमारी माएँ बहन हैं, वो किसी और की नहीं, हमारी अपनी है, पाकिस्तान की हमारी बेटियाँ हैं। वो ये मेरी बहन पाकिस्तान की बेटी नहीं थी, उसको किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी कि वो क्या कह रही है। आज वो पागल हो गई है, अपना नाम तक भूल जाती है, मेरा नाम भूल जाती है। उसको पागलपन में भी सिर्फ अपने कातलों का नाम याद है। वो तारिक, कामरान, अंदलीब, इमरान, पठान, इनको नहीं भूलती। वो हर वक्त ख़ुद से बातें करती है। वहाँ के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये अभी उसी ट्रॉमा में, ये उसमें नहीं निकली और शायद ये निकल भी ना सके। अब मुझे बताएं कि इंसाफ के लिए मैं कहाँ जाऊँ? मैंने सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन दी, मेरी वालदा में हमारा नाम तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे गाली बन के रह गया। हमारी फैमिली का एप्लीकेशन देते हैं, जो नीचे बैठे होते हैं वो उसको फाड़ के पता नहीं पढ़ते भी हैं कि नहीं, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। अब चीफ जस्टिस साहब, IG साहब, मुझे आप बताएं, अगर आप लोग इंसाफ नहीं कर सकते तो मुझे बताएं फिर मैं किधर जाऊं? अफ़गानिस्तान जाऊं मैं तालिबान के पास कि मुझे गन दो, इनको मैं उड़ा दूं? मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं शरीफ बंदा हूं, मैं शरीफ रहना चाहता हूं। मैं अपनी ज़िंदगी, मेरे जो 20 साल अदालत में ज़ाया हो गया, 18 साल जवानी के बेहतरीन, वो चीफ जस्टिस साहब आप मुझे दे सकेंगे? IG साहब आप मुझे दे सकेंगे? कोई मुझे दे सकेगा? इस मुल्क में इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म है, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसको गोलियां लगी, अभी तक उसको उसकी FIR नहीं काटी गई। मैं तो एक आम बंदा हूँ, मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रहा, मेरी FIR आप क्यों नहीं काट रहे? वीडियो मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। मुझे बताएं मैं किधर जाऊं? मैं क्या करूं? अपने मुल्क में मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं, मेरी इज़्ज़त, मेरी जान, मेरा माल महफूज नहीं। अपने घर के डाकुओं से, तो बाहर के डाकुओं से मैं क्या उम्मीद लगाऊंगा कि ये मुझे छोड़ेंगे या मेरा लिहाज करेंगे? मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, ये हाथ जोड़ के, इंसान हाथ तभी जोड़ता है जब बेबस होता है, फिर जब ये हाथ खुल जाएं तो फिर इंतकाम होता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे उस तक ना ले जाया जा सके। मैं कॉन्फ्रेंसेस कर करके थक गया हूं। अब मेरे हाथ ये देख लें, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होना है। मुझे इंसाफ दीजिए खुदारा। अगर आपने खुदा को जान देनी है, नबी को आपने सवाल जवाब देना है, कब्र में फरिश्तों को जवाब देना है, ये आपका सवाल होगा आपसे।
कि आप जब मनसब पे बैठे थे आपने क्या किया, आपने इंसाफ लोगों को दिया या नहीं दिया। आपने पैसे लेकर बिके, आप सिफारिशात पे बिके, आप किसी ताल्लुकात में आके बिके। मैं तो आम बंदा हूँ, मुझे तो कोई नहीं जानता। मैं साफ़ी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मेरी पूरी नस्ल शुक्रगुजार है। मेरी आवाज़ को वहाँ के लोकल साफ़ियों ने दबा दिया पुलिस के डर से। एक साफ़ी ने, हफीज़ मीर उसका नाम है, उसने मेरी एक वीडियो लगाई, उसको मेरे भाई ने धमकी दी कि तुम बदकिरदार इंसान हो, मैं तुम्हारी बीवी को ये बताऊंगा, ये करूंगा, पुलिस के ऊपर तुम्हारी FIR कटाऊंगा। उसने मेरी वीडियो डिलीट कर दी। मुझे आप चीफ जस्टिस साहब बताएं, अगर मेरी आवाज़ वहाँ से नहीं रेज़ होगी तो कौन, किसी को क्या पता होगा हज़रों में किसी फैमिली के साथ क्या हुआ है, क्या जुल्म हुआ है। मैं कहाँ जाऊँ। अब ये साफ़ी भाई हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी आवाज़ बन रहे हैं, उसको रेज़ कर रहे हैं। शायद यही चीज़ें होती हैं फिर जो इंसाफ की राह तक लेके जाती है। ये जो वारदात की आपके भाई ने, जी, इसकी कोई वीडियो फुटेज वगैरह भी आपके पास है? कोई CCTV कैमरे में आई हो कोई? नहीं सर, ये तो अचानक से हुआ। हम लोग जा रहे थे वैसे ही रूटीन में जिस तरह होता है, बाकी सारा मोहल्ला मौजूद था। एक और औरत भी ज़ख्मी इसमें हुई है, लेकिन उन पे इतना खौफ है कि उन्होंने इस केस में हिस्सा नहीं लिया। और इससे मैं AIG साहब से, अहमद मोयुद्दीन साहब से मिला तो मैंने कहा सर, सज्जाद नकवी ने सबसे पहले जो हमसे ज़्यादती की, ये सड़क के ऊपर लोगों के बीच यही टाइम था, तकरीबन यही शाम का टाइम था, शाम से पहले तो ये वाक़या है। उसमें दहशतगर्दी की FIR वो दफ़ात नहीं लगाई। तो आगे से वो मुझे कहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा समझते हैं दहशतगर्दी FIR दफ़ात को। उसमें सर एक औरत ज़ख्मी हुई चलती हुए, और एक बंदा अपनी जान से गया, उस हार्ट पेशेंट था, उसको वहाँ पे उसमें इस वाक़े में अटैक हुआ। 15-20 दिनों बाद अस्पताल में फिर वो भी जान गवा बैठा, और लोगों पे खौफ और हरास हुआ। फिर दहशतगर्दी और किसे कहते हैं? ये घर में तो वाक़या 4 दीवारें में नहीं हुआ, ये तो चौक में हुआ है, और चौक अभी भी वहाँ पे मौजूद है, सारे लोग मौजूद थे। लेकिन आपको पता है कि सच का साथ कोई नहीं देता। आपको आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, आप साफ़ी भाइयों को, कि आप सच का और मज़लूम का साथ दे रहे। मैं आपको सल्यूट करता हूँ। तारुक साहब ने मैनू कॉल भी की थी, और उन्हें कहा जी कि मेरा सका भाई नहीं है, मेरा सका भाई नहीं है और मेरी सकी मां नहीं है। बाद में उन्होंने कैमरे अगे भी कहा कि तुसी भी कैमरे के आओ, और बाद में पता चलिया कि मतलब ये सका भाई है, सकी मां है। और कहना नहीं मैं तो बस गुस्से किया सी। बहरहाल मैं इस भाई ने जो कुछ दस छोड़ा, मैं की कह सकना। मैं तो उन्होंने यही कह सकना कि हजे भी मां के पैर धो के पी लै, तो मेरा ख्याल है आखिरत भी ते जहान भी सबर सकता है। बाकी हम की कर सकते हैं, साढ़े कोल तो ये ना असी किसी असी स्टोरी नू कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, अदारियां की दस सकते हैं। और ये भी मेरा दुश्मन नहीं है, वो भी मेरा दुश्मन नहीं है। इन्होंने आपस का तनाज़ा, और यकीन मनसो कि साडा दिल तो खून दे आंसू रोंदा है। मेरा सवाल आपसे ये है जी, ये पूरा पाकिस्तान में सिर्फ एक पुलिस आपके पास पाकिस्तान के आईन, इस्लाम और जरगा पंचायत ये राइट देते हैं कि आप कोई इंस्पेक्टर पे आपका एतमाद नहीं, आप केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, DSP पे एतमाद नहीं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जज पे आपका एतमाद नहीं है, केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप किसी जगह पर भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके पास बाप का माल है, बाप जब मर जाते जिंदगी में बाप के पास ये राइट और ये इख्तियार है जो वो किसी को दे किसी को न दे, वो एक लंबा कहानी है। लेकिन अगर आपके पास ये राइट है कि आपने विरासत का केस डायरेक्ट दाखिल करना, और वो जनाब आप पहला डिस्ट्रिक्ट सिविल जज के पास कर लें, अगर वो आपके काम नहीं चलते फिर आपके पास हाई कोर्ट का फोरम है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है। आपकी पुलिस के पास तो मामला ही बनता नहीं, पुलिस में जो जुल्म करना था वो तो करना था, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान हर काम में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है, लेकिन पुलिस के हरामी तोप के पैदा करने में पाकिस्तान 1 नंबर है। हरामी पैदा करने में पाकिस्तान बिल्कुल 1 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कानून का, अगर आप इस मल्ले तरक्की करने, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ा मुकदमों बड़ा केसों से हालांकि तमाम तबाही और बर्बादी का जड़ जो है ना ये पुलिस है। पुलिस अगर सही FIR कटे, सही इन्वेस्टिगेशन करे, यकीनन आपके भाई ख़ुद भी पुलिस में था, PT भाई ने उसकी मदद किया, दूसरा उसने अपने हिस्से का पैसा दिया। उन्होंने जब पैसा दिया, देखो पुलिस जब पैसा रिश्वत का ले लेते हैं ना, वो उजरती कातिल बन जाते हैं। उजरती कातिल जब पीस ले लेते हैं ना, वो बच्चे को भी मारते हैं, बड़े को भी मारते हैं, छोटे को, फिर वो उसको कानून और इनका कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपके इस केस का कितना अर्सा हो गया? 18 साल जी। 18 साल से आप बैठा हुआ है। मैं इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त है और आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में अगर नहीं है तो जरगा सिस्टम है,
हर जगह पर जनाब हमारा इलाकों में तमाम DPO के पास हर जुमे को जनाब वो बैठते हैं, इलाके का जरगा मसलती कमेटी बैठते हैं। यहाँ इस्लामाबाद में हमारा जो है ना वो इस्लामाबाद के कोऑर्डिनेटर है चौधरी मोहम्मद यासीन, हम सब लोग उसके साथ जाते हैं, मेंबर है। तो फिर आपके पास तमाम फोरम अवेलेबल था, ठीक है। अब भी चलो कोई बात नहीं है, या आप मतलब है उस वक्त प्रेशर में आ गया, आप दबाव में आ गया, उसने आपको धमकी दिया, आपने कुछ दिया, लेकिन आप जो है ना उस पुलिस के ख़िलाफ़, और एक पुलिस बार मुल्क क्यों तरक्की करते हैं, तमाम मुल्कों ने तरक्की इसलिए किया कि वहाँ पुलिस गलत नहीं है। पुलिस रोज़ अव्वल से केस करते हैं। हमारी इंतज़ामिया के अंदर हमें इतनी बड़ी हमारे मुल्क में बदबख्ती कि इंतज़ामिया जो है, मैं इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, मैं अपने साफ़ी भाइयों को कहना चाहता हूँ, सच दिखाएं, हकीकत की तरफ जाएं। कल हमने इस दुनिया छोड़ जानी है, सब कुछ ही रह जाएगा। सब एक चीज़ में इज्जत खान लाला साहब ने जो बात की कि उनको शायद इस केस का पस मंज़र नहीं इतना पता था, 18 साल से पता नहीं। जहाँ पे मैंने केस इनसे मेरी इनसे पर्सनल अलहदा की मुलाकात थी, इन्होंने 18 साल जिरगे भी किए, इन्होंने लोगों के पैर भी पकड़े, इन्होंने लोगों की मिन्नतें भी की, इन्होंने पैसे भी लगाए, तो इनको इंसाफ नहीं मिला। मैं लाला जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। लाला जी, मैं 18 साल इस प्रॉपर्टी के केस को हुए और 12 साल कत्ल को हुए। तो मैंने जिस तरह भाई ने कहा कि जिरगा किया, मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 2 घरों के मर्द उन्होंने कत्ल कर दिए। मैं 3 घरों का अकेला मर्द दूँ। मेरी भी ज़रूरियात हैं, आखिर मैं बाहर निकलता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, 100 इंसान की ज़रूरतें। मैं जब घर से बाहर जाता था तो मेरे 3 रिश्तेदार हैं, 4 बल्कि बंदे हैं, जिसका मैं साबका कौंसलर कयूम का जिक्र कर चुका हूँ। मेरे सगे मामू का बेटा है शहरबाज खान उर्फ शहरी अमेरिका, मुश्ताक खान उर्फ गंजा अमेरिका, सरफराज खान उर्फ प्रेम चोपड़ा अमेरिका। ये लोग मेरी सिस्टर के पास जब वो अकेली होती थी घर में आते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, छोटा बच्चा था वो दरवाज़ा खोलता था, उसके सराहने बैठते थे, उसको प्रेशराइज़ करते थे कि अभी जिस तरह तुम्हारा भाई बाहर गया हुआ है, तुम चाहती हो कि ये भी मरा हुआ तुम्हारे खामन की तरह आए, इस तरह चाहती हो तुम, तो केस लड़ो, हम कुछ नहीं कहते, भाई को तुम माफ़ ना करो। क्या होगा पाकिस्तान में, क्या होता है, वो आ जाएगा बाहर, फिर सबको मारेगा, फिर क्या कर लोगी तुम। मेरी बहन ने कहा कि मुझे अगर तुम इंसाफ की बात नहीं कर सकते तो खुदा के लिए मुझे मत डराओ, मैं पहले से बहुत गमज़दा हूँ अपने खामन के लिए, और वो आज भी माजूर है, उसकी रॉड आज भी उसकी टांगों में है। इन जालिम इंसानों ने फिर हमें अदालत लेकर गए, ये अदालत में मैं खुद गया, उसकी वीडियो मेरे अकाउंट पे चढ़ी हुई है। वहाँ पे पुलिस वालों ने जो सेशन कोर्ट में मेरे साथ हशर किया, मुझे खींचा, घसीटा, प्रेशराइज़ किया गवाही देने के लिए कि इसको माफ़ करो। उधर मैंने उसी दिन, मुझे पता था मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं यही कर सकता हूँ। मेरे अकाउंट पे आप लोग चेक कर सकते हैं, उस दिन की 3 वीडियोस चढ़ी हुई, जिसमें एक में मैं रो भी रहा हूँ कि मैंने कहा ये इंसाफ देखें। और मैं लाला जी आपकी नज़र पेश करना चाहता हूँ, इस मुल्क में जिस तरह आपने कहा कि ये होता है, आपको ये नहीं पता कि अदालत में क्या होता है। अदालत में हम गए, लाला जी ने कहा कि वकील, हमने 5 वकील किए, 45 लाख की हमने ज़मीन बेची अपनी, वालदा ने मेरी, वो हमने अदालत में लगाई, इन वकीलों को खिला दी। वो वकील पैसे हमसे लेते रहे, केस उनका लड़ते रहे। अदालत में जिस दिन हम गए, मेरी सिस्टर को लेकर गए, मैं बार बार कहता रह गया जज साहब कि ये सिस्टर मेरी आई हुई है, इसका दिमाग ख़राब हो रहा है, ये पागल हो रही है, अपने आप से गुम हो रही है, इसका बयान आप कलम बंद करें, कल को ये नहीं रहेगा, ये गवाही के लिए नहीं आ सकेगी। माजूर स्ट्रेचर में उसको लेके गए, साथ पुलिस भी थी, ये लोग भी थे साथ। जज साहब ने उसका बयान नहीं लिया। मुझे ये बताएं कि मैं कैसे बताऊँ आपको कि ये दुनिया की किस अदालत में होता है। जज साहब ने मेरे वहाँ पे मेरी सिस्टर के मेरे हम गवाह थे, वो मुद्दई थी, वहाँ सादे पेपर्स पे पहले हमारे अंगूठे लिए, फिर साइन करवाए हमसे, तो फिर उस पे बयान लिखा। तरीका ये होता है कि पहले बयान लिखा जाता है, पढ़ के सुनाया जाता है कि तुमने ये बयान दिया। मैं अल्लाह पाक की कसम उठाकर कहता हूँ, उस दिन की वीडियो जज साहब की आप अदालत की निकालें, वो होनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट केस है जो अदालत में कैमरा लगा होता है, उसमें मैं रो के उनको कह रहा हूँ, मैंने कहा जज साहब आप क्या लिखेंगे, हमारा बयान ये है कि हमने अपने भाई तारिक को फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया, बग़ैर किसी मुआवजे, बग़ैर किसी शर्त के, इसके अलावा हमारा और कोई बयान नहीं। उस पे जज साहब ने लिखा कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लिखा कि ये तारिक मौका पर मौजूद भी था, ये बेगुनाह है, इसका नुकसान कौन देगा। उसके बाद तारिक ने, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, आके मेरे घर पे हमला किया, मुझे मारा, उसकी वीडियो भी मौजूद है, मुझसे मेरा मोबाइल छीना, उसकी वीडियो भी मौजूद है। मुझे ये बताएं किस कानून के तहत वो बंदा मेरी प्रॉपर्टी पे बैठा है, मेरी गाड़ी में घूम रहा है, मेरा खा रहा है, और मुझे आके घर पे मारे, मेरी बहनों को जलील करे, गालियाँ दे, ये कहाँ का कानून है। जंगल में भी ये कानून नहीं होता। जी बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं।
मैं इस प्रोग्राम को एंड करने जा रहा हूँ। लिखूँ तो क्या लिखूँ, दिमाग बेहोश है। वर्क पर आंसू गिरने से कलम खामोश है। फैसला आपका हो।